नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत होगी सार्क की, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की। बांग्लादेश और पाकिस्तान की शैतानी जोड़ी ने एक बार फिर अपने मंसूबे और अपने चाल चलने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। यूनुस और शरीफ मिलकर सार्क को फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की तरफ से दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क को ठंडे बस्ते से निकालने की कोशिश पर भारत ने बेहद ठंडी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल यूनुस एक दिन पहले मिस्र में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और इसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही सार्क बैठक को फिर से शुरू करने पर बात हुई। वहीं भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों ने मस्कट में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात की। यह मुलाकात उरी हमले के बाद रुके हुए सार्क समिट और गंगा जल संधि के नवीनीकरण जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। बांग्लादेश ने सार्क की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने का अनुरोध किया, जो 2016 के उरी हमले के बाद से रुकी हुई है। 2016 में पठानकोट और उरी हमले के बाद से सार्क ठंडे बस्ते पर चला गया है और अब भारत भी सार्क को जिंदा करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। वर्ष 2016 में पठानकोट और उरी आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की भूमिका सामने आने के बाद भारत ने सार्क को लेकर अरुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उस साल नवंबर दिसंबर में इस्लामाबाद में सार्क शिखर की तैयारियों में पाकिस्तान जुटा था। बैठक से ठीक पहले भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताते हुए इसका बहिष्कार कर दिया था। तब से कोई बैठक भी नहीं हुई है। उसके बाद से सार्क की बात भी कोई देश नहीं कर रहा था, लेकिन पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको हवा देने में जुटी है। वहीं सार्क की जगह भारत ने बिम्स्टेक को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। शुक्रवार को भी इस संगठन के सदस्य देशों के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में सहयोग के कई प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा की गई और जैसे इनमें से कुछ शामिल जो मुद्दे रहे उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। कनेक्टिविटी, सुरक्षा, लोगों के बीच आदान प्रदान, इन तमाम जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। जल्दी बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन भी होने वाला है। इस बैठक में आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। तो क्या सार्क पर यह कोई सीक्रेट एजेंडा है या बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक नई चाल है? जो ऑलरेडी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है उसमें जान फूंकने की ये कैसी और कौन सी कोशिश है? इसी मुद्दे को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। आप विदेश मामलों के जानकार हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अब देखिए, शुरुआत श्रीवास्तव साहब आप ही से। ये सार्क जो है ये इतिहास के पन्नों में एक तरह से ये कहा जाए कि दर्ज हो गई है, क्योंकि प्रासंगिकता तो इसकी अब वैसे भी कुछ है नहीं। पहले हम सार्क के बारे में बहुत सुनते थे, बातचीत होती थी, बैठकें भी होती थी, लेकिन पाकिस्तान का इरादा सबको पता है और उसके बाद सार्क 2016 के बाद ठंडे बस्ते में ऑलमोस्ट चला ही गया। सवाल यह है सर कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें अब फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इरादा क्या है? इससे हासिल क्या होगा? मकसद क्या है? देखिए कुणाल जी, जैसा कि आपने कहा कि सार्क एक तरीके से डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है और 2016 के बाद से इसमें कोई बैठकें नहीं हुई हैं और जाहिर है कि सार्क कि यदि ये दयनीय स्थिति बन गई है तो उसके पीछे
एकमात्र जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र है वो है पाकिस्तान। करेक्ट। इसकी की आतंक परस्त नीतियों की वजह से, भारत विरोधी उसकी साजिशों की वजह से सार्क की जो प्रक्रिया है, सार्क का जो प्रोसेस है, वो आगे नहीं बढ़ पाया। सार्क का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान अपने अनेक भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करने की कोशिश करता रहा, और सार्क में जो एक भारत और पाकिस्तान के बीच का जो एक बायलैटरल इशू है कश्मीर का, उसको वो बार बार उठाने की कोशिश करता था, और अनेक तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के विरुद्ध आतंक की साजिशें रची जाती थी, उसके बाद से तो भारत ने पाकिस्तान से बातचीत भी करना बंद कर दिया। और ऐसे में पाकिस्तान की जो भारत विरोधी नीतियां और उसकी आतंक परस्त नीतियों की वजह से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब आप जानते हैं, और ऐसे में सार्क की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं रह गया था। जाहिर है कि यदि भारत जो कि सार्क का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है, यदि वो स्वयं आगे नहीं बढ़ेगा तो सार्क की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है। और पाकिस्तान का जो इंडिया सेंट्रिक अप्रोच है वो भी जाहिर है कि वो सबसे बड़ा कारण है, उसी की वजह से ये सारी समस्या है। उसके इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा एक अल्टरनेटिव जो रूट है वो निकाला गया, और बिम्स्टेक को भारत अब प्राथमिकता देता है। भारत साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का पक्षधर है। भारत ये चाहता है कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध अच्छे रखें, और ये तो मैं जब ये कह रहा हूँ तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की ये जो सरकार है, ये जो नया भारत है, उसकी तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, यानी हम अपने पड़ोसियों को सबसे पहले वरीयता देते हैं अपनी विदेश नीति के संचालन में। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान की जो आतंकपरस्त नीतियां हैं, उसका जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है, उसकी वजह से सार्क आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऐसे में बिम्स्टेक के माध्यम से भारत अब रीजनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। बिम्स्टेक की जो प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है, और बिम्स्टेक के माध्यम से भारत न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के जो दो राष्ट्र हैं उनके साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बना रहा है। और ऐसे में जाहिर है कि भारत के लिए बिम्स्टेक, जिसमें कि पाकिस्तान जाहिर है कि नहीं है, ऐसे में भारत के लिए और जो अन्य जो क्षेत्रीय जो राष्ट्र हैं, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ भारत की सहयोग की प्रक्रिया बिम्स्टेक के माध्यम से आगे बढ़ रही है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है कि आखिर ये बांग्लादेश क्यों करना चाह रहा है ऐसा, तो बांग्लादेश के पीछे जो उसकी जो सबसे बड़ा उसका जो पुश है पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल सार्क को भी एक तरीके से उसको रिवाइव करने की जो उसकी मंशा है उसके लिए कर रहा है। जाहिर है कि सार्क के अलावा जो बिम्स्टेक की जिसमें कि पाकिस्तान नहीं है, उसके आगे बढ़ने से पाकिस्तान दबाव में रहता है, और पाकिस्तान को लगता है कि वो आइसोलेटेड हो रहा है, उसको कोई ध्यान उसके ऊपर क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संदर्भ में नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान का आइसोलेशन है वो उसको इस बात के लिए उसको प्रेरित कर रहा है कि वो बांग्लादेश के माध्यम से सार्क को रिवाइव करने की कोशिश करे। लेकिन बहुत मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सार्क का रिवाइवल तब तक संभव नहीं है जब तक पाकिस्तान अपनी आतंक परस्त नीतियों को नहीं त्यागता। सार्क का रिवाइवल तब तक संभव नहीं है जब तक पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी जो उसकी गतिविधियां हैं उसको वो नहीं त्यागता, और आतंक परस्त साजिशें वो नहीं त्यागता। तो मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि सार्क की जो प्रक्रिया है वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि पाकिस्तान उससे अपना जो भारत विरोधी और आतंक परस्त रवैया है वो नहीं त्यागता। और ऐसे में बिम्स्टेक ही आगे बढ़ेगा, और बिम्स्टेक के माध्यम से भारत रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं, ठीक है श्रीवास्तव साहब। अब देखिए झा साहब, ये वही बात हो गई, कल के बिछड़े आज मिले। ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नई जुगलबंदी और केमिस्ट्री निकलकर सामने आई है, वो अपने पुराने दोस्त भारत को अभी भूल गया है। मौजूदा दौर में तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है, और इसीलिए शायद वो पुराना जो बात है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन और लगाव, उसको अब पाकिस्तान चाहिए बातचीत में उस ग्रुप में, इसलिए शायद वह उसके लिए बैटिंग कर रहा है। और क्या यह बैटिंग कामयाब हो पाएगी, ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा यह कि अब जब एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम बिम्स्टेक को देख रहे हैं, और उसमें भी जो तमाम आतंकवाद से जूझती हुई देश हैं जो पाकिस्तान से त्रस्त हैं, वो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से कहा जाए
तो ऐसे में अब क्या पाकिस्तान के लिए अब खोई हुई अपनी जमीन को वापस पाना आसान है, मुश्किल है, ये क्या है, आप बताइए। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए अभी श्रीवास्तव जी ने काफी डिटेल में बताया हुआ सारा बैकग्राउंड, लेकिन इसके कुछ और भी पहलू हैं। ये इतना आसान नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पे है। देखिए जब ये इसका फॉर्मेशन हुआ था तो मोस्टली इन्होंने 5 बिंदु रखे थे अपने कार्य जो क्षेत्र था उसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकॉम, मेट्रोलॉजी, मौसमी विज्ञान, हेल्थ और पॉपुलेशन एक्टिविटी जो थे ये उसके मेन फोकस में थे। ट्रेड जो था उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता बाद में दी गई थी और इसके कुछ नेशंस जो थे ये इसके फेवर में थे कि या तो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन करके उसको प्राथमिकता दी जाए या फिर फ्री ट्रेड जैसा कोई चीज बनाया जाए। भारत पक्ष में था कि फ्री ट्रेड जोन ऐसा हो, लेकिन जो पाकिस्तान और कुछ और छोटे छोटे देश थे जो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भारत का जितना सारा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है इन देशों को भर देगा और इसीलिए वो फ्री ट्रेड के लिए मतलब वो प्रमोट नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रमोट नहीं किया। अब आ गई है बात के ये जो रेडिकलिज्म है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, तो आज के दिन में मोदी सरकार ने बनाया हुआ कि ये टेररिज्म, बातचीत और ट्रेड ये सब साथ साथ नहीं चलेगी। दरअसल इसको बंद हो जाना चाहिए था 2008 में ही, जब पाकिस्तान ने मुंबई अटैक करवाया था, 26/11 करवाया था। लेकिन उन दिनों में सरकार शायद इतनी मजबूत नहीं थी या उनकी विचारधारा कुछ और थी, उन दिनों में बंद नहीं हुई। लेकिन आज के दिन में जो ये बंद है वह सिर्फ एक कारण से है कि रेडिकलिज्म मतलब टेररिज्म, बातचीत और फ्री ट्रेड ये नहीं चलेगा। आपको पता होगा कि पाकिस्तान काफी लेट तक हमारा वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लिए हुए था, करेक्ट, जबकि उसने भारत को बंद कर दिया था। तो अभी जो एक्टिविटी जैसे अभी जो स्टेटस है ये बिल्कुल जायज है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की जो मैंने आपको बात की थी वो आ गई। देखिए आज के दिन में पाकिस्तान त्राई कर रहा है, उसकी एक भी प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रही है, उसका सिर्फ एक ही मतलब पिता माता जो कह लीजिए भगवान अल्लाह जो भी उसका है वो चाइना है। अब चाइना पाकिस्तानी गुड्स लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहां की कोई ऐसी गुड्स नहीं है जो कि चाइना के मार्केट में बिक सके। उन्होंने अपना घोड़ा बेचा, वो ऊंट बेचे, वो सब बेचे, ये नहीं चलता है ऐसे। तो चाइना आज के दिन में भी है, जो कि चाइना इस सार्क नेशन में एक ऑब्जर्वर स्टेटस में है। तो आज के दिन में शायद चाइना ने भी प्रॉम्प्ट किया होगा पाकिस्तान को कि अब क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान और मालदीव्स भी ये तीनों रेडिकल नेशंस हैं। आपको पता होगा जब मोइजू जब वहां पे प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला उन्होंने डिसीजन लिया था कि भारत को यहाँ से निकालना है। हाँ। तो ये 3 जो नेशंस हैं इनकी 3 की मानसिकता एक है, एंटी इंडिया, और उसको शायद चाइना कहीं न कहीं उसको प्रमोट करा है, क्योंकि ये तीनों चाइना के गोद में जाके आज के दिन में बैठ गए हैं। तो ये चाइना के इशारे पे ये सब कुछ प्रमोट हो रहा है कि फिर से इसको शुरू किया जाए। और इसमें नेपाल भी जो है वो भी चाइना की बात को नकार नहीं सकता, ये भी हमें मानना पड़ेगा आज के डेट में। तो नहीं, बिल्कुल जी हाँ। तो इस तरह से जब 4 देश एक तरफ में हो गए तो फिर बाकी बच गया इंडिया, बच गया ये श्रीलंका, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देश। हाँ जी हाँ। अफगानिस्तान जो है वो आज के दिन में उसको सदस्यता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बहुतों का बहुतों का जो नोशन ये है कि एक तो अफगानिस्तान वैसे सेंट्रल एशिया का देश था जो कि सार्क में नहीं आता है, लेकिन जब सार्क में भर्ती किया भी गया, आज के दिन में जो अफगानिस्तान की सरकार है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसीलिए अफगानिस्तान को इसमें इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान तो वो चला जाएगा, लेकिन फ्री ट्रेड जो है वो आप ट्रेड भी कीजिएगा और आप टेररिस्ट भी भेज दीजिएगा, और वो टेररिस्ट भेजना आज के दिन में भारत के ये 2 फ्रंट से हो गया है। यहाँ पे पाकिस्तान तो पहले करता ही था, बांग्लादेश भी कर रहा है, तो इसलिए भारत आज के दिन में इसमें नहीं, कम से कम नहीं, ठीक कह रहे हैं जा साहब, अपना इतना तो स्टैंड क्लियर है भाई कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। हाँ, और इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी जियोपॉलिटिक्स घूमती भी है। श्रीवास्तव साहब, अब देखिए, जब एक बेहतर विकल्प हमें मिल चुका है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बिम्स्टेक, फिर हमें
उस सोए हुए या बंद पड़े हुए चैप्टर को खोलने की क्या कोई जरूरत है, क्या औचित्य है, या इसकी कोई दरकार है? और दूसरा, जब तमाम कॉमन जो ऐसे मुद्दे होते हैं सर, की कनेक्टिविटी, सुरक्षा, ट्रेड, आम लोगों के सामंजस्य, यही सब मोटा मोटी मुद्दे होते हैं किसी भी संगठन को लेकर के। तो जब हम बेटर सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर, तो पाकिस्तान को इंक्लूड करने का मुझे तो नहीं लगता है कोई लॉजिक है। लेकिन क्या जियोपॉलिटिक्स में अभी भी ये संभव है? नहीं, देखिए, वर्तमान समय में तो इस नए भारत के साथ ऐसा कोई राष्ट्र जो कि आतंक के रास्ते पे चलता हो, जो कि भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिशें रचता हो, भारत में आतंकियों को प्रवेश कराने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाता हो और भारत के विरुद्ध पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रोपेगेंडा करता हो, उसके साथ तो ये सहयोग संभव नहीं है। और यद्यपि कि भारत की जो सरकार है, भारत के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं, आवाम के उनके दुख दर्द को समझते हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो पहले से ही पाकिस्तान के जो मिस गवर्नेंस है और उनके द्वारा जो अनेकों जो है उन जनता के ऊपर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे सहानुभूति भी है। लेकिन जो पाकिस्तान की की सरकार है, जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो कि पाकिस्तान जो कि भारत विरोधी लगातार वो साजिशें रचती है, ऐसे में तो ये संभव नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का बायलैटरल या मल्टीलैटरल बहुपक्षीय जो संबंध है वो बनाए। और अभी आप जानते हैं कुणाल जी कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में बातचीत तक नहीं होती है। और जो अभी आपने देखा था कि एक एससीओ की बैठक हुई थी, तो एससीओ की बैठक में भी भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपना एक एससीओ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए ही वहां पर हमारे विदेश मंत्री गए थे, लेकिन किसी तरीके की कोई द्विपक्षीय बात नहीं हुई। तो भारत की तरफ से ये अवश्य जो कोशिश की जाती है कि जितने भी हद तक पॉसिबल हो, भारत अपने जो बहुपक्षीय संबंधों के जो कमिटमेंट को पूरा करे। लेकिन जहां तक सार्क का प्रश्न है, तो सार्क का एक बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास जब मौजूद था, तो फिर सार्क के साथ आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता था। और जाहिर है कि भारत सार्क की जो ये प्रक्रिया को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता और विमर्श के माध्यम से ये जो साउथ एशियन जो रीजनल कोऑपरेशन है और साउथ ईस्ट एशिया के दो राष्ट्रों के साथ भी जो कोऑपरेशन है वो जब बढ़ ही रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र के बगैर भी अगर कार्य चल जा रहा है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। तो श्रीवास्तव साहब, क्या पाकिस्तान अब मात्र चीन की कठपुतली बनकर रह गया है और चीन से उसके इतने सामीप्य का कोई भी नकारात्मक असर यदि होगा, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही हम बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान पर ही होगा? पाकिस्तान तो बुलडोज हो जाएगा जो हो रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी बुलडोज हो रहा है। हाँ। और पाकिस्तान जिस तरीके से वहाँ परिस्थितियां हैं, ऐसे में पाकिस्तान आगे चल के चाइना का एक उपनिवेश बन सकता है। और चाइना लगातार पाकिस्तान के औपनिवेशीकरण की गहरी साजिशें रच रहा है। जो BRI का जो एक प्रोग्राम जो पाकिस्तान में चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक औपनिवेशिक प्लान है और पाकिस्तान को चाइना ने अपने कर्ज की जाल में फंसा के रखा हुआ है और लगातार ये प्रक्रिया और गहरी होती जा रही है। तो चाइना का जो के रूलर्स का एक जो लंबा प्लान ये है कि वो पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। और इसी वजह से मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि भारत को आने वाले भविष्य में वर्षों और दशकों में चाइना की पाकिस्तान के अंदर जो साजिशें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि नॉर्दर्न फ्रंट पे तो चाइना है ही, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पे भी वो चाइना वहां का अपना प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाएगा और गहरा करेगा। और ऐसे में भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए भारत को तैयार करना होगा। टू फ्रंट की जो स्थितियां हैं उसके लिए हमें अपने आप को और अधिक से अधिक तैयार करना होगा। तो ये जो और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो और गहरा भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी साजिशें रची जा रही है। तो ये जो इस तरीके से भारत को घेरने की चाइना की रणनीति है, उसके साथ पाकिस्तान उसका एक बड़ा मोहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, बिल्कुल, और वो एविडेंट है। नहीं, ठीक कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब जी। आप जल्द कंप्लीट कर लीजिए सर, बोलिए। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता था कि भारत को इन साजिशों से आगाह रहने की आवश्यकता है। और सार्क का रिवाइवल हो नहीं सकता जब तक तब तक संभव नहीं है कि जब तक पाकिस्तान भारत विरोधी अपनी जो गतिविधियों को नहीं त्यागता
और भारत के खिलाफ वो आतंकी साजिशें करना जब तक बंद नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान से भारत के द्विपक्षीय संबंध भी पॉसिबल नहीं है और सार्क जैसे इनिशिएटिव भी आगे बढ़ पाना उनकी भी मैं संभावना नहीं देखता। एब्सोल्युटली, और वही एविडेंट भी है। झा साहब, अब देखिए, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल तो अब यह भी बनता है कि क्या पाकिस्तान अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले स्टेट में पहुंच गया है? क्योंकि अब जिस तरह से वो अलग थलग पड़ गया है, वो सार्क में भी नहीं है, वो बिम्स्टेक में तो खैर छोड़ ही दीजिए, तो क्या अब चाइना पाकिस्तान को ऑफिशियली टेक ओवर करना तो सही शब्द नहीं होगा, लेकिन क्या परोक्ष रूप से, जो सवाल मैंने श्रीवास्तव साहब से पूछा था, वही स्थिति है? और यदि ऐसी स्थिति है तो ये भारत के लिए और ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि परोक्ष रूप से तो चाइना असली खिलाड़ी है। कुणाल जी, देखिए, सार्क जब बना हुआ है, सार्क ऐसे बैठ के नहीं बन जाता कि आज रात में आप सोच लें कल सार्क बन गया। सार्क बनने में 1970s, अर्ली 70s से उसमें काफी एफर्ट लगे हुए हैं और उसमें आज के दिन में काफी सारे इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, इसकी मान्यता है यूएन प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए सार्क जो है वो ऐसे खत्म कर दें, ये शायद पॉसिबल नहीं है। अभी जरूर कोल्ड स्टोरेज में है। एक समय था, दो समय था एक्चुअली, जबकि भारत को ये बहुत बड़ा मौका था कि पाकिस्तान को इससे निकाल दे, क्योंकि पाकिस्तान आज से खुराफाती नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की जो एंटी इंडिया एक्टिविटी है वो आज की नहीं है। मैंने कहा कि 2008 में भी जब बम्बे अटैक हुआ था, उसके बाद भी चाहिए था, उसी समय में सरकार को चाहिए था कि सार्क की अगली बैठक में पाकिस्तान को बाहर निकालता सर्वसम्मति से कि पाकिस्तान चूंकि टेररिज्म कर रहा है, इसको हम नहीं ले सकते हैं, बाहर निकाल दें। ये गलती मोदी जी से भी हुई है। जब 2016 का जब अटैक हुआ था, जिसके बाद की सर्वसम्मति से जो पाकिस्तान में होने वाली नेक्स्ट मीटिंग थी उसको स्थगित कर दिया गया। उस समय में भी एक मौका था मोदी सरकार को कि सार्क की जितनी मेंबर कमेटी थी सबको बुला के सर्वसम्मति से पाकिस्तान को बाहर निकाल देता। तो अगर उस कांटे को ही आप बाहर निकालते तो फिर वो मछली खाने में आपको गले में नहीं चुभती। तो दो गलती तो हो गई। आज के दिन में क्या है कि अब पाकिस्तान को बाहर निकालना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये जो चार जो इस्लामिक देश हैं, आज चारों की बड़े अच्छे बेड फ्लोज हैं, चाहे जिस भी तरह के हैं। तो इस्लामिक कट्टरवादी जो की विचारधारा है, ये चारों बेड फ्लोज हैं। तो चार जब आपको एक साथ मिल जाएंगे तो फिर आप पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल पाइएगा। उसके साथ में जो ऑब्जर्वर स्टेट जो चाइना है, उसकी भी काफी इन्फ्लुएंस है और वो भी मतलब ऐसा नहीं होने देगा। तो ये और एक पांचवा स्टेट है नेपाल के थ्रू वो पाकिस्तान को बाहर नहीं निकालना देगा। तो आप पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल सकते। तब क्या हो सकता है? भारत बाहर आ सकता है, या फिर भारत और भूटान, ये दो, और श्रीलंका, ये तीन देश हैं जो कि बाहर आ सकते हैं। आप याद रखिए, श्रीलंका भी पाकिस्तान के टेररिज्म जो है उससे वो भोगी है, भोगी है, हाँ। जो कि बिल्कुल जो वहां पे हुआ था। तो टेररिज्म तो एक एरिया है, लेकिन आज के दिन में जब भारत के पास में दूसरा विकल्प है, बिम्स्टेक एक आपने बता ही दिया, इसके अलावा भारत आज G20 का मेंबर है, आसियान का मेंबर है। तो भारत के लिए जो ट्रेड जो है वो आज के दिन में विश्व मंच पर खुला हुआ है। ये छोटे छोटे जो देश है, बांग्लादेश और ये सब, ये कितनी आपके बहुत छोटे से वॉल्यूम आपका लेंगे, अपना वो आपके ऊपर में ऑफलोड करना चाहेंगे। तो इसलिए भारत इससे कोई अफेक्टेड नहीं होगा मेरे ख्याल से। भारत को अभी इसको बिल्कुल इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और जैसे मौका मिले तो वो कांटा जो है, कांटा को एक बाहर निकाल के फेंके तो उसके बाद ये काम कर सकता है। जब तक ये कांटा वहां पे है, ये सार्क जो है वो आगे चलने वाला है। ठीक है झा साहब, सही कहा आपने। जो दो बार पहले गलती हो गई है, अब अगले मौके पर उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है, यदि वो मौका मिलता है तो। आप दोनों खास मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वक्तव्य साझा करने के लिए। सार्क को जिंदा करने की कोशिश कितनी कामयाब होती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में भारत टेररिज्म और ट्रेड को एक साथ लेकर तो नहीं ही चलता है। मुद्दा में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।